हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द डार्क वर्ल्ड सीक्रेट्स पर। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए लेकर एक रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। यकीन मानिए, जब उसने मुझसे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया था तो उसके चेहरे पर मुझे डर साफ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा कुछ पल के लिए तो मैं भी डर गई थी। वैसे तो मैं भूत, प्रेत, चुड़ैल और डायन पर विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। वैसे मैं एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैंने ये सुना कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है तो मैं एक पल के लिए डर गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ये कहानी आपको डराने और रोमांच से भरने के लिए काफी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं उसके बारे में जिसकी ये कहानी है। ये कहानी है साहिल और उसके दो दोस्तों की और एक यूपी के छोटे से गांव की। साहिल के पापा उसे बताते हैं कि उसके बड़े भाई की सगाई तय हो चुकी है। साहिल अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने बड़े भाई की सगाई का फंक्शन अटेंड करने के लिए गांव जाता है। उन्होंने साथ मिलकर ये एक एंजॉयबल ट्रिप प्लान की थी और वो रास्ते भर बहुत मस्ती करते हुए गए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका ये एंजॉयबल ट्रिप बदलने वाला है एक भयानक ट्रिप में, बदलने वाला है उनकी जिंदगियों को। गांव में है कुछ ऐसा जो कर रहा है लंबे समय से इंतजार। कौन है वो और क्या चाहता है, ये सब हम जानेंगे आगे चलकर साहिल की कहानी में। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी है कोई आपका रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने चैनल पर शेयर करूं, तो आप उसे मेरी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। मैंने मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको शौक है कहानियां पढ़ने का तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रतिलिपि ऐप को। प्रतिलिपि ऐप है कहानियों का भंडार। वहां मिलेंगी आपको बेहतरीन लेखकों की बेहतरीन रचनाएं और आप उनकी रचनाओं के जरिए जा सकते हैं एक खूबसूरत सफर पर या एक अनोखे सफर पर। तो अपने इस सफर को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए डाउनलोड कीजिए प्रतिलिपि ऐप को। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल्स आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, साथ ही साथ आप कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मैं इसी तरह से ढूंढती रहूंगी आपके लिए बेहतरीन स्टोरीज और साथ ही साथ लोगों के रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो आपको भर देंगे रोमांच से। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। साहिल इस वक्त अपने कैबिन में बैठा हुआ था। ये उसका फ्री टाइम था, इसीलिए दिनेश और गौरव उसके दोनों दोस्त उसके साथ उसके कैबिन में ही बैठे हुए थे और वो तीनों मिलकर गप्पे लड़ा रहे थे। तभी एक आवाज से साहिल का ध्यान टूट जाता है। साहिल देखता है तो उसका कॉल आ रहा था। साहिल ने देखा कि उसके फोन पर उसके पापा का कॉल आ रहा था। साहिल ने कॉल अटेंड कर ली। दूसरी तरफ से साहिल के पापा ने पूछा, हेलो बेटा साहिल, कैसे हो? साहिल ने जवाब दिया, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बताइए घर पर सब लोग कैसे हैं और आप कैसे हैं? साहिल के पापा ने बताया, घर पर भी सब लोग अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। और बेटा तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी, तुम्हारे बड़े भाई अखिल की सगाई तय हो चुकी है और उसकी सगाई अगले हफ्ते ही है और सगाई को अटेंड करने के लिए तुम्हें गाँव आना होगा। जैसे ही साहिल अपने बड़े भैया अखिल की सगाई की बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने पापा से कहता है, ठीक है पापा, मैं अगले हफ्ते भैया की सगाई से पहले घर पहुंच जाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा और वहां पहुंचने के बाद मैं आपके साथ मिलकर बाकी सारे काम भी करवा दूंगा। साहिल की बात सुनने के बाद उसके पापा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों फोन रख देते हैं। जैसे ही साहिल फोन रखता है तो देखता है कि उसके दोनों दोस्त गौरव और दिनेश उसे घूर रहे थे। अपने दोस्तों को इस तरीके से अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर साहिल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उन्हें देखकर पूछता है, क्या है भाई, क्यों घूर रहे हो इस तरीके से? तभी गौरव उसे देखकर कहता है, घूर कहाँ रहे हैं, तू गांव जा रहा है ना? साहिल कहता है, हाँ तूने अभी तो सुना, पापा ने बताया कि बड़े भैया अखिल की सगाई तय हो चुकी है, इसीलिए मुझे उसे अटेंड करने के लिए गांव जाना पड़ेगा। इसीलिए बस गांव जाना है अगले हफ्ते, बस 1-2 दिन की छुट्टी लूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। तो तुम लोग इस तरीके से मुझे मत देखो। गौरव ने कहा,
अरे हम तुझे इसलिए नहीं देख रहे कि तू क्यों जा रहा है, बल्कि हम तुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम दोनों भी तेरे साथ चल रहे हैं। क्योंकि जब तू फोन पर बात कर रहा था तो हम लोगों ने आपस में ये बात पहले ही डिसाइड कर ली कि हम लोग भी तेरे साथ तेरे गांव चलेंगे। तभी साहिल उनकी बात सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा, मेरे साथ मेरे गाँव? पर तुम लोग मेरे गाँव चलकर क्या करोगे? मेरा गांव यार बहुत छोटा सा गांव है और बहुत कुछ खास भी नहीं है वहाँ पर, तो मेरे गांव जाकर तुम्हें क्या ही एंजॉय कर पाओगे। इससे अच्छा है कि अगर तुम लोगों को वाकई में कोई ट्रिप प्लान करना है तो हम लोग शिमला मनाली या किसी गोवा वगैरह पे चलते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तभी उन्होंने कहा, देख हम जानते हैं कि वो जगह बेटर रहेंगी, लेकिन फिर भी अभी हमें इतना अच्छा मौका मिला है तो हम इसे नहीं छोड़ने वाले। वैसे भी गौरव ने तो गांव अभी तक देखा नहीं और उसे गांव देखने की बहुत ज्यादा इच्छा है, दिनेश ने कहा। तभी साहिल ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ कि गौरव का कोई गांव नहीं है, लेकिन यार गांव बहुत छोटा सा और वहाँ पे कुछ खास नहीं है, तो वहाँ जाकर तुम लोग क्या ही करने वाले हो? वैसे भी मैं 2 दिन का फंक्शन अटेंड करके वापस आ जाऊंगा। साहिल अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्त बिल्कुल भी नहीं मान रहे, तो वो उन लोगों के आगे हथियार डाल देता है और कहता है, ठीक है तुम दोनों भी अपनी तैयारी करके रखना, ठीक है? हम तीनों अगले हफ्ते गाँव चलेंगे। साहिल की ये बात सुनकर दिनेश और गौरव दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी साहिल गौरव की तरफ देखते हुए पूछता है, गौरव तेरे पास गाड़ी है ना? गौरव हाँ में सर हिला देता है और कहता है, क्यों? तभी साहिल उससे कहता है कि यार अब मैं अकेला जाने वाला था तो मैं तत्काल से ट्रेन की टिकट कटवाने वाला था, लेकिन अब जब हम तीनों जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि तत्काल की ऐसी टिकट हमें मिल जाएगी जो साथ में हमारी सीट हो, तो इससे बेहतर है कि हम लोग तेरी गाड़ी से गाँव चलें। गौरव ने साहिल की तरफ देखते हुए पूछा, तेरा गांव कितनी दूर है? उसने सोचते हुए कहा कि 2,500-3 हजार किलोमीटर होगा, बस इतना ही। गौरव ने कुछ सोचा, उसके बाद कहा, ठीक है हम लोग अपनी गाड़ी से ही चलेंगे, तुम लोग रेडी रहना, ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं उस दिन गाड़ी मंगवा लूंगा। इसके बाद तीनों दोस्तों ने अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन बॉस को दे दी। बॉस ने जैसे ही तीनों की छुट्टी की एप्लीकेशन देखी, वो थोड़ा सा चिढ़ गए और कहा कि तीनों को छुट्टी चाहिए, वो भी एक साथ। तीनों ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद साहिल ने कहा, सर मेरे बड़े भैया की सगाई का फंक्शन गाँव में है, इसीलिए मुझे छुट्टी की जरूरत है, और साथ ही साथ मेरे पापा इन दोनों को भी जानते हैं और उन्होंने इन दोनों को भी सगाई के फंक्शन में इनवाइट किया हुआ है, इसीलिए इन दोनों का भी जाना जरूरी है। अब बॉस के पास अभी कुछ कहने के लिए नहीं था, उन्होंने कहा, ठीक है जल्द से जल्द फंक्शन को अटेंड करके वापस आ जाना। जैसे ही उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद देखते ही देखते समय निकल जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन वो लोग निकलने वाले थे साहिल के गांव के लिए। तीनों दोस्तों ने अपना सारा सामान पैक किया हुआ था, साथ में उन लोगों ने खाने पीने का भी बहुत सारा सामान गाड़ी में आगे की तरफ रख लिया था। इसके बाद गौरव ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर दिया और म्यूजिक प्लेयर में एक रॉकिंग म्यूजिक ऑन कर दिया। इसके बाद वो लोग हूटिंग करते हुए, मस्ती करते हुए गाड़ी में सफर करने लगे। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब गौरव थक गया तो उसने साहिल को इशारा किया कि वो आकर अब स्टीयरिंग व्हील को संभाल ले। कुछ देर बाद साहिल ने स्टीयरिंग व्हील को संभाला। साहिल के थकने के बाद दिनेश ने स्टीयरिंग व्हील को संभाला और ऐसे करके बारी बारी स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए रास्ते में काफी सारा एंजॉय करते हुए वो लोग गांव की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने काफी लंबा सफर तय कर लिया था और अब साहिल का गांव बहुत ज्यादा दूर नहीं था। इस वक्त स्टीयरिंग व्हील गौरव ने संभाला हुआ था। तभी गौरव ने एक जगह पर जाकर गाड़ी अचानक से रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही साहिल ने गौरव की तरफ देखा और उसे पूछा, क्या हो गया भाई, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? गौरव ने कुछ भी नहीं कहा, वो लगातार एक जगह पर देख रहा था। साहिल ने उसी दिशा में देखना शुरू किया, उसे कुछ खास नजर नहीं आया। उसने फिर से गौरव को उसके कंधे पर झकझोरते हुए पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? गौरव ने कहा, यार इतना मस्त जंगल है यार, मतलब मैंने आज तक जंगल एक्सप्लोर करते हुए सिर्फ टीवी पर देखा है और मैंने जंगल अब तक रियल लाइफ में नहीं देखा था, लेकिन तेरे गांव के पास हमें ये मौका मिलने वाला है। ये जंगल बहुत बढ़िया एक्सप्लोर करने के लिए, मैं तो जंगल एक्सप्लोर करने जाऊंगा, तुम में से कौन जंगल एक्सप्लोर करने चलना चाहता है? तभी साहिल ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग मेरे गाँव आए हैं मेरे भैया की सगाई का फंक्शन अटेंड करने के लिए, ये जंगल एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तभी गौरव ने कहा, हम तेरे भैया की सगाई का फंक्शन अटेंड करने आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक ट्रिप पर आए।
तो अब ट्रिप पर आए हैं तो अगर मौका मिलेगा तो ये सब तो एंजॉय करेंगे ही। साहिल फिर से कुछ कह पाता उससे पहले ही दिनेश ने कहा, ये बात तो बिल्कुल सही गई गौरव भाई, मैं भी तेरे साथ चलूंगा जंगल को एक्सप्लोर करने। वैसे भी ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है, और जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ तो जंगल तो क्या, पेड़ भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये तीनों दोस्त दिल्ली शहर में रहते हैं। दिल्ली शहर का हाल तो सभी जानते हैं, वहाँ पर जंगल बहुत मुश्किल से है और पेड़ पौधे भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। साथ ही साथ दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल भी बहुत हाई है। और आज उन तीनों दोस्तों को मौका मिल रहा था एक जंगल एक्सप्लोर करने का, तो वो ये मौका कैसे छोड़ सकते थे। हालांकि साहिल इस बात से बहुत ज्यादा बना कर रहा था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि तू बोरिंग है, अब तू यहीं बैठे रहे, हम दोनों एक्सप्लोर करके आ जाएंगे, तब तुझसे यहाँ मिलते हैं वापस गाड़ी में। गौरव और दिनेश गाड़ी से उतर जाते हैं। इस वक्त गौरव ने अपनी पीठ पर एक बैग टांग लिया था। उसने ठीक वो वैसा ही फील करना चाहता था जैसा कि उसने किसी सीरियल में या टीवी पर लोगों को ट्रैकिंग करते हुए देखा था। वो दिनेश के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। साहिल ने देखा कि उसके दोस्त बिल्कुल भी नहीं मानने वाले और यहाँ बैठे बैठे वो परेशान होने लगेगा और बोर भी हो जाएगा। साथ ही साथ उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा कि उसके दोस्त कब वापस आएंगे। तभी अगले पल उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो भी अपने दोस्तों को ज्वाइन कर ले। यहाँ बैठे बैठे परेशान होने से तो बहुत ही अच्छा है कि वो उन्हें वहाँ पर ज्वाइन कर ले। दिनेश और गौरव के कदम लगातार जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी साहिल उन्हें आवाज देता है। साहिल की आवाज सुनते ही वो दोनों रुक जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ टेढ़ा मुस्कुराकर देखते हैं। साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को ताली देते हैं जैसे उन्होंने कोई बात जीत ली हो। साहिल गाड़ी से उतरकर भागते हुए उनकी तरफ आता है, उनके पास आते ही रुक जाता है। इस वक्त साहिल हाँफ रहा था। तभी गौरव उसे देखकर बोलता है, क्यों भाई, आगे तू भी जंगल एक्सप्लोर करने निकल गया, तेरा सारा डर? तभी साहिल ने हाँफते हुए कहा, हाँ भाई आ गया, क्या करूं, तुम दोनों के बिना वहाँ गाड़ी में बैठे बैठे अकेला परेशान हो जाता, बोर हो जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूं। वहाँ पे अकेले बैठे बैठे परेशान होने से तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद वो तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो तीनों जंगल में कदम रखते हैं वैसे ही एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका उनको छूकर गुजर जाता है। एक पल के लिए वो तीनों सहम जाते हैं और फिर सोचते हैं कि जंगल है तो पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि ये ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजर गया। जंगल में हवा चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ज्यादा पेड़ पौधे होने से ठंडक थोड़ी ज्यादा रहती है, इसीलिए उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इसके बाद वो लोग जंगल में आगे बढ़ने लगे। जंगल में जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में बड़े बड़े पेड़ पौधे, झाड़ी झंखाड़ियां और कांटेदार पौधे थे, लेकिन ये जंगल थोड़ा सा अजीब था जैसा उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था। जंगल में अक्सर आपको छोटे मोटे जीव तो मिल ही जाते हैं, लेकिन उन्हें इस जंगल में कोई भी जीव दिखाई नहीं दे रहा था। छिपकली, सांप कुछ भी नहीं, इवन चींटियां तक इस जंगल में नहीं थी। साथ ही साथ इस जंगल के ऊपर से कोई चिड़िया भी उड़कर नहीं जा रही थी। ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा अजीब थी। वो जंगल को अभी एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जो पेड़ उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। यह पेड़ बरगद का एक बहुत ही बड़ा, मोटा और पुराना पेड़ था। लेकिन इस पेड़ की सबसे अजीब बात यह थी कि पूरा जंगल हरा भरा था, लेकिन इकलौता ये पेड़ था जो कि पूरी तरीके से सूखा हुआ था, जिस पर एक भी पत्ता नहीं था। हरा पत्ता तो छोड़िए, पत्ता ही नहीं था, सिर्फ डंडियां और डालियां थी। साथ ही साथ ये पेड़ जंगल से घिरा हुआ सा महसूस हो रहा था। जंगल में सब जगह पेड़ पौधे थे, लेकिन इस बरगद के पेड़ के आसपास छोटे मोटे पौधे भी नहीं थे, सिर्फ सूखी बंजर जमीन सी दिखाई दे रही थी। उन लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, उन्हें बस एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कुछ नेगेटिव वाइब सी फील हो रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा, यार इस पेड़ के आसपास फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा पेड़ जल्दी मिलता नहीं है। उन लोगों ने उस पेड़ के पास जाकर फोटोज खिंचवाई। साहिल को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, उसे जैसे कुछ याद भी आ रहा था और फिर वो अपने आप को इस बात से निकाल रहा था कि जो कुछ उसने सुना है हो सकता है कि वो सिर्फ अफवाह हो, सिर्फ बातें हो। इसीलिए साहिल ने उन बातों को अपने दिमाग से झटक दिया और अपने दोस्तों की फोटोज लेने लगा। इसके बाद उसने अपनी भी बहुत सारी फोटोज उस बरगद के पेड़ के साथ खिंचवाई। इसके बाद वो तीनों दोस्त जंगल में थोड़ा और आगे गए। उन्हें जब कुछ खास नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि उन्हें वापस चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग जंगल से लगभग 2 घंटे 3 घंटे के अंदर वापस बाहर आ गए।
बाहर आने के बाद उन लोगों ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और गांव की तरफ निकल पड़े। अब साहिल का गांव बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। कुछ ही देर में वो लोग गांव पर पहुंच गए। जैसे ही वो लोग गांव पहुंचे और उन लोगों ने गाड़ी रोकी तो गौरव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से साहिल के घर की तरफ देख रहा था। साहिल के घर के बाहर इस वक्त बहुत सारे लोग बैठे थे और वो मन ही मन सोचने लगा, इतने सारे लोग, क्या ये सारे साहिल के परिवार के लोग हैं या कोई बाहर का भी है? और इतने सारे लोग एक परिवार में कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि गांव में आज भी लोग जुड़े परिवारों में रहते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली में। गांव में न्यूक्लियर फैमिली बहुत रेयर ही सुनने को मिलती है। गांव के लोगों में आज भी बहुत प्यार है और बहुत ज्यादा अपनापन है। इसके अलावा परिवार के अलावा के जो लोग होते हैं वो भी आप लोगों से मिलने के लिए आते हैं। आप लोगों के लिए वो कंसर्न रहते हैं। इस वक्त बात ठीक वैसी ही थी। साहिल के घर के बाहर सिर्फ उसके परिवार के लोग ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी थे। बल्कि ये कहना चाहिए कि जितने लोग बैठे थे उसमें आधे से ज्यादा तो गांव के लोग थे, जिन्हें साहिल बचपन से देखते आया हुआ था। और वो लोग भी साहिल को बचपन से देख रहे थे, तो उनके दिल में भी साहिल के लिए बहुत सारा प्यार था और वो लोग बहुत देर से साहिल के गाँव आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही साहिल गाड़ी से उतरता है, उन लोगों से मिलता है, उन सब लोगों को प्रणाम करता है। जैसे जैसे गौरव और दिनेश उन लोगों से मिलते हैं, वो समझने लग जाते हैं कि हाँ, इसमें बहुत सारे लोग गांव के लोग हैं और कुछ लोग साहिल के परिवार के लोग हैं। इसके बाद वे साहिल की बूढ़ी दादी से मिलते हैं। साहिल अपनी दादी के पैर छूकर प्रणाम करता है। साथ ही साथ गौरव और दिनेश भी साहिल की दादी के पैर छूकर प्रणाम करते हैं। गौरव की नजर जब साहिल की दादी की तरफ जाती है, वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि साहिल की दादी उन्हें गुस्से में घूर रही थी। उसे बहुत ही अजीब लगता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो साहिल की तरफ देखकर धीमे से कहता है, यार तेरी दादी हमें देखकर घूर रही है। ठीक वैसे ही साहिल भी धीमे से उसे जवाब देता है, अरे ज्यादा चिंता मत कर, दादी मेरी घूर नहीं रही है तुझे, वो बस तुझे शायद जानती नहीं है इस वजह से। और उन्होंने मुझे भी काफी लंबे समय बाद देखा है। मेरी दादी की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, हो सकता है वो हमें पहचान नहीं रही है, इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्से में हमें घूर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोई अजनबी उनके घर में आ गया है। उनकी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है, इस बात को टाल दे। गौरव जब साहिल की ऐसी बात सुनता है तो वो इस बात को टाल देता है। इसके बाद तीनों दोस्त फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त इस वक्त बहुत सारे लोग साहिल के परिवार के उनके आसपास ही बैठे थे और उनसे बातें कर रहे थे। गौरव को ये माहौल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि गौरव अक्सर ही अपने घर पर अकेले बैठकर खाना खाया करता था। उसके पापा को उसके लिए समय ही नहीं था और मम्मी को भी बहुत ही कम समय मिलता था और उसका परिवार तो इतना बड़ा परिवार भी नहीं था। वो अपने घर का इकलौता बेटा था। इसके अलावा गांव तो उसने कभी देखा भी नहीं था। गौरव की आंखों में हल्की सी नमी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी। वो लोग खाना खाकर उठते हैं। इसके बाद सगाई के गाने और डांस शुरू हो जाता है। गांव की महिलाएं आकर बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रही थी। साथ ही कुछ महिलाएं और कुछ लड़कियां डांस भी कर रही थी और फंक्शन को एंजॉय कर रही थी। इस वक्त दिनेश और गौरव भी वहीं खड़े खड़े साहिल के साथ फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे कि यकायक एक बार फिर से गौरव की नजर साहिल की दादी की तरफ जाती है, तो वो देखता है कि साहिल की दादी इस वक्त भी फंक्शन को एंजॉय नहीं कर रही और ना ही उनकी नजरें फंक्शन की तरफ गई हुई हैं, बल्कि उनकी नजरें लगातार गौरव और दिनेश पर ही हैं और वो उन्हें अभी भी गुस्से में ही घूर रही हैं। फिर से दादी को अपनी तरफ गुस्से में घूरता हुआ देखकर गौरव डर जाता है और कोहनी से दिनेश को इशारा करते हुए कहता है, देख देख, अभी भी साहिल की दादी हमें घूर रही है। यार मुझे ना डर लग रहा है, पता नहीं क्यों साहिल की दादी हम लोगों को घूर रही है। तभी दिनेश कहता है, अरे याद बताया तो था साहिल ने, उनकी याददाश्त कमजोर है, वो हमें पहचान नहीं रही है। उन्हें लग रहा है कि हम लोग अजनबी हैं, हो सकता है इसी वजह से हमें घूर रही हो। तू खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। देख, चुपचाप फंक्शन अटेंड कर, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, न कि इस तरीके से डरने के लिए। तभी गौरव अपने आप को संभाल लेता है और कहता है, हाँ भाई तू सही कह रहा है, चुपचाप ये फंक्शन अटेंड करते हैं। इसके बाद वो लोग डांस और गाने को एंजॉय करते हैं। इसके बाद जब रात होने लगती है तो सभी लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं।
साहिल दिनेश और गौरव को अपने साथ लेकर जाता है, जहां उनके सोने का इंतजाम हो रखा था। साहिल, गौरव और दिनेश तीनों का सोने का इंतजाम एक ही कमरे में हो रखा था। आप लोग तो जानते ही होंगे कि गांव के घर किस तरीके से बड़े बड़े बने होते हैं। साथ ही जब गांव में फंक्शन होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन सभी लोगों के रहने और आराम करने का इंतजाम किया जाता है, तो बहुत से लोग एक ही कमरे में आराम करते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर साहिल, दिनेश और गौरव के आराम करने का इंतजाम एक ही कमरे में कर दिया गया था। तीनों दोस्त कमरे में जाते हैं, कुछ देर बातें करते हैं और उसके बाद चारपाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगते हैं। अभी उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नींद आ जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। करीब रात के 2 बजे गौरव नींद में ही मुस्कुरा रहा था। गौरव देख रहा था कि वो उसी जंगल में उसी बरगद के पेड़ के पास है और उसी बरगद के पेड़ के पीछे से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है, जिसे देखकर गौरव भी मुस्कुरा रहा था कि अचानक से साहिल की दादी का गुस्से वाला चेहरा गौरव की आंखों के सामने आ जाता है और वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है वो हाँफ रहा था। गौरव के हड़बड़ाने की वजह से दिनेश और साहिल दोनों की नींद टूट जाती है और वो उसे देखकर बोलते हैं, क्या बात है भाई, क्या हो गया, तूने कुछ बुरा सपना देख लिया? क्योंकि जब गौरव सपने में था तो वो बड़बड़ा भी रहा था और उन्हें समझ में आ गया था कि इस वक्त गौरव ने कोई बुरा सपना देखा है और वो डर गया है। गौरव ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ यार, एक बुरा सपना देख लिया था, बहुत बुरा। खैर, उसने उन लोगों को वो सपना नहीं बताया और उसके बाद कहा, कोशिश करते हैं सोने की, क्योंकि अभी रात बहुत ज्यादा बाकी थी। अगले दिन वो लोग सुबह उठते हैं और फंक्शन की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि आज अखिल भैया की सगाई थी। साहिल, गौरव और दिनेश तीनों साहिल के पापा की मदद कर रहे थे तैयारियां करने में कि अचानक से एक आदमी भागता हुआ उनके पास आया। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। उसके चेहरे पर पसीना था और उसके होंठ लगभग कांप रहे थे। उसने कांपते होंठों से साहिल के पापा की तरफ देखते हुए कहा, मुखिया जी, गांव से सारंग गायब है। साहिल के पापा गांव के मुखिया थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, अरे सारंग कहीं टहलने गया होगा, उसे देख लो, कहीं आसपास ही मिल जाएगा। तभी उसने कहा, नहीं मुखिया जी, सारंग करीब रात से गायब है। मैं उसे काफी देर से देख रहा हूँ, वो नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया। सभी ने मिलकर सारंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सारंग कहीं भी नहीं मिला। सारंग गांव का एक 18 वर्षीय लड़का था और इस वक्त वो पढ़ाई कर रहा था। उसके गायब हो जाने से गांव में अजीब सा माहौल बन गया था। जहां सभी लोग अखिल की सगाई से खुश थे, वहां पे अब सभी लोग परेशान हो चुके थे। वो सब चाहते थे कि सारंग जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। सारंग के न मिलने पर बाकी लोग सारंग को ढूंढते हैं, लेकिन अखिल के पापा उसकी सगाई की तैयारी में वापस लग जाते हैं, क्योंकि उनके बेटे की आज सगाई थी और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। साथ ही साथ अखिल की जिस लड़की से सगाई थी उसका गांव पास ही में था और वो लोग कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले थे। जिस लड़की से अखिल की सगाई होनी थी वो भी बाहर शहर में रहकर जॉब कर रही थी और ये एक अरेंज्ड मैरिज होने वाली थी। सारी तैयारियां होने के बाद सगाई का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर में सगाई हो जाती है। सभी लोग सगाई होने के बाद खाना खाते हैं और लड़की वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन जहां पर मुखिया जी थे वहां पर अभी भी परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि उनके गांव से एक लड़का गायब हो चुका था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां गया। सारंग बहुत ही जिम्मेदार लड़का था और वो कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करता था। वो जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलता था और समय से घर वापस आ जाया करता था। लेकिन आज सारंग को गए हुए कई घंटे बीत चुके थे और उसके घर वाले भी नहीं जानते थे कि वो कहां पर है। इसीलिए सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मुखिया जी सारंग के परिवार को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, सारंग घर वापस आ जाएगा। हो सकता है किसी काम से अचानक उसे जाना पड़ गया हो, वो आएगा तो आपको जरूर बता देगा। आप जानते हैं ना सारंग कितना जिम्मेदार है। रात हो चुकी थी, सारंग के परिवार वाले उसे ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे और अब उन्होंने भी मुखिया जी की बात मान ली और उन्होंने सोचा कि वो अगले दिन होने का इंतजार करें। हो सकता है रात में या अगले दिन सारंग वापस आ जाए। रात गहराने लगी थी और सभी लोग सो चुके थे।
नींद में सो चुके थे। तभी गौरव को महसूस होता है कि कोई उसके कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। गौरव उठकर देखता है तो साहिल और दिनेश गहरी नींद में सोए हुए थे, इसीलिए गौरव उठकर दरवाज़ा खोलता है। गौरव जैसे ही उठकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी आंखों के सामने वही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो कल रात को उसके सपने में आई थी। गौरव ने देखा कि वो खूबसूरत लड़की लगातार उसे देख रही है और मुस्कुरा रही है। गौरव उसकी खूबसूरती में खोने लगा था। वो भी मुस्कुराए और खोए हुए अंदाज में उस लड़की को देख रहा था। लड़की लगातार गौरव को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसके बाद वो पलटकर कमरे से बाहर की तरफ चलने लगती है। गौरव भी उसके पीछे पीछे जाने की सोच ही रहा था कि अचानक से फिर से साहिल की दादी की शक्ल उसकी आंखों के सामने आ जाती है। वो अभी भी गुस्से में उसे घूरकर देख रही थी। गौरव ने महसूस किया कि साहिल की दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसे देखते हुए कह रही हैं, अनर्थ कर दिया तुमने, अनर्थ। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? ये किसे अपने साथ लेते हुए आए हो? तुम जानते नहीं ये कौन सी मुसीबत है जिसे तुम अपने साथ हमारे गांव में लेते हुए आए हो। अचानक से डर के कारण गौरव की आंखें खुल जाती हैं। गौरव इस वक्त इतना ज़्यादा बेचैन था कि उसके साथ सोए हुए दिनेश और साहिल की भी नींद टूट जाती है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हो गया भाई, क्यों फिर से जग गया आज? क्या फिर से तूने आज कोई बुरा सपना देखा? तभी गौरव उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, आज भी मैंने एक बुरा सपना देखा, लेकिन वो उन्हें अपने सपने के बारे में नहीं बता। साहिल अपने बेड से उठकर गौरव के बेड की तरफ आता है, कहता है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ सो जाऊंगा, तुझे डर लग रहा है। उन तीनों ने देखा था तो घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। बाद गौरव को कोई भी सपना नहीं आता। सुबह हो जाती है और सूरज की किरण के साथ दिनेश, साहिल और गौरव की नींद खुलती है। ही उन तीनों की नींद टूटती है। वो देखते हैं कि गांव में शोर मचा हुआ है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो तीनों वहां पर जाते हैं जहां पर गांव के लोग इकट्ठा हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर गांव वाले इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं और वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि गांव से 2 लड़के और गायब हैं, अनुराग और अमन। अलावा गांव से कई सारे जानवर भी गायब थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग, जो कि अक्सर गांव की सीमा पर बैठे रहते थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था और वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, वहां पर आते हैं और उन्हें देखकर हंसते हुए कहते हैं, हा 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 हा, आ गई है वो आ गई है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, सबको, जैसे उसने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। ही गांव वाले उस बुजुर्ग की बात सुनते हैं, सबका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। तो सभी गांव वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ साहिल, गौरव और दिनेश के चेहरे पर हैरानी दिखाई दे रही थी, जैसे कि वो जानना चाहते हों कि ये बुजुर्ग किसकी बात कर रहे हैं, कौन आ गई है, कौन सबको मार डालेगी और क्यों मार डालेगी। साहिल अपने पापा की तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें झकझोर कर पूछता है, कौन है पापा, वो कौन आ गई है और कौन किसको मार डालेगा, क्यों मार डालेगा। तभी साहिल के पापा खोए हुए अंदाज में उससे कहते हैं, वो आ गई है। साहिल अपने पापा से कहता है, कौन आ गई है पापा। तभी साहिल के पापा उसे बताते हैं, वो मतलब बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल। साहिल अपने पापा की बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। उसने अपने बचपन में बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल की कहानियाँ तो बहुत सुनी थी, लेकिन उसे लगता था कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, ये सब कुछ सच नहीं है और सिर्फ लोगों ने अफवाह सी फैला रखी है कि कोई बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल है और ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। सब सिर्फ कहानियाँ उसने अपने बचपन में सुनी थी और इसीलिए वह इन्हें अफवाह मानकर रह रहा था। अभी भी ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ सच भी हो सकता है। अभी अपने पापा की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन पापा ये सब तो सिर्फ कहानी है ना, बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल तो कोई सच में नहीं हो सकती, और अगर वो थी तो वो अब तक कहाँ छुपी हुई थी, अब तक लोगों को क्यों नहीं मारा था और वो अचानक से कैसे वापस आ गई, आखिर कौन है ये। साहिल के पापा उसे बताना शुरू करते हैं कि ये बात उनके बचपन की है। उनके गांव में एक औरत शादी करके आई थी। वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि हर कोई उसे देखता ही रह जाता था, अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पाता था और उस औरत को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा गुमान हो गया। औरत अपने घर के कामों से ज़्यादा खुद को सजाने संवारने में ज़्यादा ध्यान देती थी। देखते ही देखते वक्त बीतने लगा और उस औरत के 2 बच्चे हो गए। इसके बाद उसका शरीर और रूप ढलने लगा, जो कि शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ।
हमेशा जवान और खूबसूरत दिखना चाहती थी और अपनी इस खूबसूरती और जवानी को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। इसीलिए वो एक दिन एक तांत्रिक के पास गई और उसने तांत्रिक से अपनी सारी बातें कह दी। तांत्रिक ने उस औरत को बताया कि उसकी खूबसूरती और उसका यौवन सदा बना रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक तंत्र क्रिया करनी होगी, काला जादू, जिसके लिए उसे कई बलियां देनी होगी। क्या वो इसके लिए तैयार है? तभी नयनतारा, जो कि उस औरत का नाम था, उसने उस तांत्रिक से कहा कि हाँ, वो इसके लिए तैयार है। वाले इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अचानक से गांव से जानवर गायब होने लगे। पहले एक जानवर गायब हुआ, फिर 2, फिर इनकी संख्या बढ़ने लगी और गांव वाले परेशान हो गए। बात सिर्फ जानवर ही नहीं, गांव से लड़कियां और लड़के दोनों गायब होने लगे। वो लड़के लड़कियां जो कि कुंवारे थे, जिससे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन एक आदमी ने नयनतारा को एक लड़की से बात करते हुए देखा। इसके बाद वो लड़की नयनतारा के पीछे पीछे जा रही थी। पता नहीं उस आदमी को नयनतारा पर क्यों शक हुआ। वो आदमी नयनतारा के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन वो इतनी दूरी बना रहा था कि नयनतारा को उसके बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। वो चुपके चुपके नयनतारा का पीछा करते हुए उसके एक घर पर पहुंचा। वो घर गाँव वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था। घर पर वो तांत्रिक नयनतारा और उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था। आदमी ने छुपकर देखा कि नयनतारा उस लड़की को उस झोपड़ी के अंदर लेकर चली गई। आदमी ने झोपड़ी की बनी हुई जगह से अंदर झांकने की कोशिश की तो देखा कि नयनतारा ने उस लड़की को एक आकृति पर लेटा दिया है। उस लड़की के पास ही में एक और आकृति बनी हुई है और उस आकृति के पास एक आग जल रही है, जिसके पीछे नयनतारा काले कपड़ों में बैठी हुई थी। उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे। इस वक्त नयनतारा बहुत ज़्यादा भयानक। तो तांत्रिक वहाँ से जा चुका था। नयनतारा लगातार मंत्रोच्चार कर रही थी और उस लड़की पर कभी रोली, कभी भभूत, कभी कुछ डाल रही थी। इसके बाद उस आदमी ने देखा कि मंत्रोच्चार करने के बाद नयनतारा उठी। उसके हाथों में एक बहुत बड़ी सी तलवार जैसा चाकू टाइप का कुछ था और वो उठी और उस लड़की के पास जाकर उसने उस चाकू को ऐसे उठाया जैसे कि वो उस पर अब वार करने वाली है। जैसे ही उस आदमी को शक हुआ, वो भाग कर गया और उसने नयनतारा को धक्का दे दिया। नयनतारा सीधे जाकर दीवार से लड़ गई और वहीं बेहोश हो गई। बाद उस आदमी ने उस लड़की को गोद में उठाया और वो उसे लेकर गांव की तरफ भागा। गांव में कुछ ही देर में पहुंचने के बाद उस आदमी ने गांव वालों को नयनतारा की सारी सच्चाई बता दी और उस लड़की को भी होश में लाया गया। उस लड़की ने भी बताया कि हाँ, नयनतारा ही उसे उस जंगल में लेकर जा रही थी। ही गाँव वालों को नयनतारा की सच्चाई पता चली, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब तक जो जानवर गांव से गायब हुए थे और जितने भी लोग गांव से गायब हुए थे, उन सब की नयनतारा ने बलि दे दी थी। पहले उसी जगह पहुंचे जहां पर नयनतारा बेहोश थी। गाँव वालों के पहुंचते ही नयनतारा कुछ समय पहले ही होश में आई थी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि गाँव वालों ने उसे घेर लिया था। सोच रहे होंगे कि वो तांत्रिक अचानक से कैसे भाग गया। उस तांत्रिक के भागने की वजह वही आदमी था। उस तांत्रिक ने देख लिया था कि वो आदमी नयनतारा का पीछा कर रहा है। हालांकि नयनतारा नहीं जानती थी और वो नयनतारा को बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर वो नयनतारा को इसके बारे में ज़रा भी अंदेशा देता तो वो खुद भी फंस जाता। इसीलिए वो तांत्रिक नयनतारा के कुछ भी जानने से पहले वहाँ से भाग चुका था। नयनतारा होश में आ चुकी थी और अपने आप को गांव वालों से घिरा हुआ पाकर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई हुई थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। गांव वालों ने उसे देखकर पूछा कि तुमने गांव के लोगों की और जानवरों की बलि क्यों दी? तभी नयनतारा ने बताया कि वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और उसे अपनी खूबसूरती बरकरार रखनी थी। इसके लिए वो एक तांत्रिक के पास गई थी और तांत्रिक ने उसे बताया था कि वो हमेशा के लिए अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकती है और सदा के लिए जवान दिख सकती है, लेकिन इसके लिए उसे बलियां देनी होगी। पहले उसे जानवरों की बलियां देनी होगी और उसके बाद उसे कुछ लड़के लड़कियों की बलियां देनी होगी, जिनकी उम्र लेकर वो हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत बनी रह सकती है। हालांकि गाँव वालों ने देखा था कि नयनतारा पहले की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। अब गांव वालों का गुस्सा चरम पर था, क्योंकि गांव से बहुत सारे लोगों की बलियां दी जा चुकी थीं। ले नयनतारा को पकड़कर एक बरगद के पेड़ के पास ले गए। उस वक्त वो बरगद का पेड़ गांव से बाहर नहीं था, बल्कि ये गांव काफ़ी बड़ा था। उन्होंने उस बरगद के पेड़ से उस लड़की को यानी कि नयनतारा को बांध दिया और उसके बाद उस पर बहुत सारे पत्थर बरसाए और उसे बहुत ज़्यादा कोसा। उन्होंने उसे पत्थर से मारने के बाद उसे वैसे ही वहीं बंधा हुआ छोड़ दिया।
तारा को जंगल में भी कोई देखने नहीं जाता था और उसे खाने और पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। कई दिनों तक लगातार वहाँ पर बंधे रहने की वजह से और चोट लगने के कारण खून बहने की वजह से नयनतारा वहाँ पर तड़प तड़प कर मर गई। जब वो मर रही थी तो उसकी चमड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी, उसके गाल गड्ढे में जा चुके थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे, उसकी नसें उभरी हुई दिखाई दे रही थी, आँख पथराई हुई सी थी। जितनी खूबसूरत नयनतारा थी इस वक्त मरते वक्त वो सारी खूबसूरती उसकी गायब हो चुकी थी, वो सारी खूबसूरती उसकी मिट्टी में मिल चुकी थी और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रही थी। उस वक्त भी नयनतारा ने अपनी दशा देखी थी और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। जो लड़की हमेशा सदा के लिए खूबसूरत और जवान रहना चाहती हो वो अचानक से अपनी इस दशा को देखकर भला कैसा महसूस करने वाली थी। के बाद नयनतारा का इस गांव में प्रकोप छाने लगा। अचानक से फिर से जानवर, लड़के लड़कियां गायब होने लगे। अब इनकी संख्या दिन में 1 या 2 नहीं होती थी बल्कि कई संख्या बढ़ चुकी थी और अचानक से बहुत सारे लोग मरने लगे थे। जो लोग भी मरते थे उनकी लाश उन्हें उसी बरगद के पेड़ से लटकी हुई मिलती थी और वो लाश एकदम सूखी हुई बेजान सी थी, जैसे किसी ने उस शरीर से मांस और खून एकदम से खींच लिया हो और वो शरीर ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा मरते वक्त नयनतारा का शरीर हो चुका था। और उस बरगद के पेड़ पर अचानक से हरे भरे पत्ते निकल आते थे। इसका मतलब लोगों ने यही समझा था कि वो बरगद का पेड़ इस वक्त नयनतारा का शरीर बन चुका है और नयनतारा बलियां लेकर फिर से जवान और खूबसूरत हो रही है और वो पेड़ से बीच बीच में, इसका मतलब है उसकी आत्मा बाहर आती है। ही साहिल और उसके दोस्तों ने साहिल के पापा की ये सारी बातें सुनी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो लोग भूत प्रेत, चुड़ैल और डायन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और उन्हें ये सारी बातें सिर्फ अंधविश्वास और अफवाह ही लगती थी। उन तीनों दोस्तों को लग रहा था कि उन लोगों के गायब होने की पीछे की वजह कुछ और हो सकती है, बल्कि बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल नहीं, क्योंकि बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल जैसी शायद कोई चीज़ इस दुनिया में होती ही नहीं है। गांव के एक आदमी ने कहा, मुखिया जी हमें बरगद के उस पेड़ के पास चलकर देखना चाहिए, क्या पता हमें सच्चाई पता चल जाए। तभी मुखिया जी ने कहा, नहीं, हम उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जा सकते। तुम लोग जानते हो कि उस बरगद के पेड़ को एक बंधन में बांधा गया था और अगर ये सारी मौतें उस वजह से नहीं हैं तो हमारे वहाँ जाने की वजह से वो बंधन खुल जाएगा और वो आत्मा आज़ाद हो जाएगी। हमें बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। हम इतनी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं कर सकते। आदमी भी मुखिया जी की बात से सहमत हो चुका था क्योंकि वो जानता था कि मुखिया जी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ, उस बरगद के पेड़ को एक अभिमंत्रण से बांधा गया था जिसकी वजह से वो चुड़ैल उसी पेड़ से बंधी हुई थी और सालों से गांव में नहीं आ रही थी। और अगर इन लोगों के गायब होने की वजह वो चुड़ैल नहीं है तो अगर वो लोग उस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं तो वो अभिमंत्रण टूट जाएगा जिसकी वजह से वो चुड़ैल वापस से आज़ाद हो जाएगी और गांव में अगर कोई दूसरी आत्मा आई है या कोई दूसरी वजह है तो उस आत्मा के आज़ाद होने की वजह से गांव में कोहराम मच जाएगा और अचानक से बहुत ज़्यादा मौतें होने लगेंगी जिसका रिस्क वो लोग बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। मुखिया जी ने कहा कि अब हमें इस समस्या से निजात उन्हीं महंत जी की तीसरी पीढ़ी, उनके पोते ज्ञानेंद्र जी दिलवा सकते हैं। वही इस गांव में आकर बता सकते हैं कि वो चुड़ैल आज़ाद हुई है या नहीं, और अगर आज़ाद हो गई है तो उसे वापस से अभिमंत्रित करके उसी पेड़ में बांध देंगे। उसके बाद साहिल के पापा एक फ़ोन कॉल करते हैं और बात कर लेते हैं कि महंत जी के पोते अगले दिन उनके गांव में आने वाले हैं। सारी तैयारियां करके रख लेते हैं। उन्हें पता था कि पूजा पाठ में क्या क्या सामान लगने वाला है। अब वक्त बीतते बीतते रात हो चुकी थी और सभी लोग सोने के लिए चले गए थे। इधर साहिल और उसके दोस्तों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। गौरव ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, चल यार थोड़ा सा गांव में टहल के आते हैं। तभी साहिल ने गौरव को टोकते हुए कहा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुझे पता है ना गांव से लड़के गायब हो रहे हैं और फिर ऐसी मौतें हो रही हैं, तो फिर तू इतनी रात को गांव में बाहर टहल कर क्या करेगा, चुपचाप घर में बैठते हैं। भी गौरव ने साहिल को सिगरेट दिखाते हुए कहा, अब घर में तो ये नहीं पी सकते ना, तेरे घर वालों को पता चल जाएगा ना तो बवाल हो जाएगा, चुपचाप बाहर चल ले, नहीं तो चल छत पे चल लेते हैं। साहिल बाहर जाने के लिए तो तैयार नहीं था लेकिन वो छत पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी तीनों दोस्त छत पर जाते हैं और सिगरेट पीते हैं। साथ ही साथ वो लोग बात कर रहे थे। तभी गौरव साहिल से पूछता है कि यार तुझे कितना विश्वास है इस बरगद वाली चुड़ैल के ऊपर।
तभी साहिल कहता है, पता नहीं यार, मैं तो नहीं जानता कि वो कितना सच है कितना झूठ, लेकिन मैं जब छोटा था तो मैंने पापा के मुँह से बस इतना सुना था कि मेरे चाचा जी गायब हो गए थे। उन्होंने बातों बातों में यही बताया था कि उन्हें बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल ही लेकर चली गई थी। मैं काफ़ी छोटा था, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो मुझे लगता था कि पापा ने बस मुझे डराने के लिए कहानी बना रखी है। चाचा शायद किसी हादसे का शिकार हो गए हों। बड़े होने के बाद भी मैं यही समझता रहा, शायद चाचा किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और पापा ने मुझे बस डराने के लिए वो कहानी बनाई हुई थी। दिनेश ने कहा, तो तुझे अब क्या लगता है कि क्या सच में वो बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल है? तभी साहिल कहता है, पता नहीं यार, मैं नहीं जानता, पर गाँव वालों को तो देखकर लगता है कि हाँ, उन्हें इस बात पर विश्वास है कि कोई चुड़ैल है। तभी दिनेश कहता है, यार पता नहीं, लेकिन मैंने भी कई भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनी हुई हैं और लोग अपना जब एक्सपीरियंस बताते हैं ना, तो ऐसे ही बताते हैं कि उन्होंने सच में देखा हुआ है। तो कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि हाँ यार, हो सकता है कि हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई एंटिटी इस दुनिया में नहीं है तो फिर लोग उस बारे में क्यों बात करेंगे। ऐसी एंटिटी इस दुनिया में है तभी लोग उसके बारे में बात करते हैं, और उन्होंने अगर एक्सपीरियंस बताया तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। साहिल और दिनेश अपनी बातें करने में बिजी हो चुके थे। उनका ध्यान गौरव से हट चुका था। गौरव छत पर पलट कर दूसरी तरफ देखते हुए सिगरेट पी रहा था। इस वक्त गौरव की नज़र जिस तरफ थी वो जंगल उसी दिशा में था। गौरव ने देखा कि साहिल के घर के बाहर वही लड़की खड़ी है जो उसे सपनों में दिखाई देती है, वही खूबसूरत सी लड़की इस वक्त नीचे खड़ी गौरव की तरफ ही देख रही थी और उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। इस वक्त गौरव मंत्रमुग्ध सा हो उसकी तरफ देख रहा था और उसकी खूबसूरती में खो रहा था। फिर दिनेश और साहिल काफ़ी देर से आपस में बात करने में बिजी थे। काफ़ी देर से बात करने के बाद उन्होंने इधर उधर ढूंढा तो उन्हें गौरव कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि गौरव काफ़ी देर से नहीं बोल रहा है। तभी साहिल ने कहा, नीचे चला गया होगा सिगरेट पीने के बाद। हम दोनों इतना बात करने में बिजी थे ना कि हम लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद वो दोनों नीचे उतर कर आए, तब उन्हें कमरे में भी गौरव दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से साहिल थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि गांव से अचानक से लोग गायब हो रहे थे और वो कहाँ जा रहे थे उसे पता नहीं था। और गांव वालों का मानना था कि बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल वापस आ चुकी है और वही लोगों को लेकर जा रही है और उन्हें मार दे रही है। साहिल को गौरव के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रात के 3 बज रहे थे और सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। साहिल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो गौरव को कहाँ ढूंढे, और इतनी रात को वो किसी को जगा भी नहीं सकता था। उसके मन में आया कि वो एक बार को घर से बाहर निकल कर देख कर आए, लेकिन फिर उसके मन में आया कि अगर गौरव घर में ही हुआ तो वैसे भी वो चुड़ैल बाहर घूम रही है आज़ाद, वो इस तरीके से बाहर नहीं जा सकता, वो अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। उन्होंने घर में ही गौरव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरे घर में गौरव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। भोर हो रही थी, तभी साहिल ने घबराते हुए अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, पापा गौरव कल रात से नहीं मिल रहा है। साहिल के पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि इस गांव से बहुत ज़्यादा लोग गायब हो चुके थे और अब तो एक ऐसा इंसान गायब हुआ था जो उनके गांव में मेहमान बनकर आया हुआ था। करीब 5 बजे सुबह ज्ञानेंद्र जी साहिल के घर पर पहुंच गए ही वो वहां पर पहुंचे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। उन्होंने मुखिया जी को देखते हुए कहा, मुखिया जी लगता है वो आज़ाद हो गई है। से ही साहिल के पापा ने ये बात सुनी कि वो आज़ाद हो गई है, तभी उन्हें कंफर्म हो गया कि ज्ञानेंद्र जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब उन्हें लग रहा था कि गांव वाले सही ही कह रहे थे कि वो बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल आज़ाद हो चुकी है। भी लोग जानते थे कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। ज्ञानेंद्र जी घर में आए और वो अपने ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने कहा कि उनको तब तक न टोका जाए जब तक शाम ना हो जाए। वो शाम के वक्त उसी जंगल में चलेंगे और पूजा करेंगे। पूजा करके वो उस आत्मा को आज उस जंगल से मुक्त कर देंगे। ज्ञानेंद्र जी की बात सुनकर साहिल के पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ज्ञानेंद्र जी ने उनके घर का एकांत कमरा ढूंढा था और उसी में जाकर वो अपना ध्यान करके बैठे हुए थे। लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे और अपनी शक्तियों को अर्जित कर रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने आज तक बहुत सारे लोगों को प्रेत बाधा से मुक्त किया था। ज्ञानेंद्र जी के पास अपने ज्ञान के अलावा अपने पिताजी और अपने दादाजी, उन दोनों का ज्ञान भी मौजूद था। धीरे धीरे शाम होने लगी और ज्ञानेंद्र जी उस कक्ष से बाहर आए और साहिल के पापा की तरफ देखते हुए बोले, आपने सारी सामग्री तो मंगा ही ली है,
उसे लेकर मेरे साथ आपको जंगल में चलना होगा। साथ ही साथ मुझे ऐसे 6 पंडित और चाहिए होंगे जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है। साहिल के पापा भी ब्राह्मण परिवार से थे और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। इसके अलावा गांव में 5 पंडित और थे जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने कहा कि वह सभी मिलकर ज्ञानेंद्र जी की मदद के लिए तैयार हैं। साहिल के पापा ने उन सभी पंडितों को बुलवा लिया और इसके बाद वो सभी सामग्री लेकर की तरफ जाने लगे। तभी साहिल ने कहा कि वो भी उनके साथ चलेगा। तभी ज्ञानेंद्र जी ने उसे टोक दिया और कहा कि वो जंगल में नहीं चल सकता है, क्योंकि वह आत्मा उसका सहारा लेकर उन्हें में डाल सकती है और अपने मन की इच्छा पूरी करवा सकती है। साहिल ने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और कहा कि वो जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा, और जिस घेरे में, सुरक्षित घेरे में वो उसे खड़ा रहने के लिए कहेंगे वो उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। साहिल की ऐसी जिद देखकर ज्ञानेंद्र जी मान गए, लेकिन उन्होंने दिनेश को साफ मना कर दिया था कि वो उनके साथ नहीं चल सकता। दिनेश वैसे भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एक चुड़ैल आज़ाद हो चुकी है और वो इन सब में विश्वास करता था। वो वैसे भी जाने को तैयार नहीं था। इसके बाद सभी लोग जंगल पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जी ने एक यंत्र बनाया और उसके पास हवन कुंड रख दिया। उसमें शुद्ध आम की लकड़ियां रखीं और उसके बाद उन पर गंगा जल छिड़क दिया। जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का, जंगल में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। इस वक्त वो जंगल जो पहले कुछ समय पहले ही शांत था, वो अचानक से शोर से भर चुका था। और इस वक्त अगर उस जंगल में कोई भी होता तो वो डर के कारण बेहोश ही हो जाता। जी ने एक सुरक्षित गोल घेरा बनाया हुआ था जिसमें 7 पंडित बैठे थे, साथ के साथ वहाँ पर साहिल भी बैठा हुआ था, और उन्होंने एक और गोल घेरा बनाया हुआ था जिसमें वो उस आत्मा को बुलाने वाले थे। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी और धीरे धीरे मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंत्रोच्चार की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी और जंगल का वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। जैसे जैसे मंत्रोच्चार की आवाज़ गूंजती, वैसे वैसे उस चुड़ैल के चिल्लाने और चीखने की भी आवाज़ें उस जंगल में गूंजने लगती। जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ता जा रहा था, जंगल का वातावरण शुद्ध होता जा रहा था और उस आत्मा की ताकत कम होती जा रही थी। जब वो काफ़ी कमज़ोर हो गई तो वो अपने आप चलकर उस गोल घेरे में आकर खड़ी हो गई। उस वक्त वो अपने असली रूप में थी, नयनतारा के रूप में। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर हर कोई एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता। नयनतारा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी। इंद्र जी लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे। मंत्रोच्चार किया और उसके बाद नयनतारा से कहा, चली जाए यहाँ से। क्यों इन गांव वालों की ज़िंदगी खतरे में डाली है और क्यों तू इन सब की ज़िंदगी छीन रही है। तभी नयनतारा ने हंसते हुए कहा, मुझे यहाँ से भगाने आया है तू? मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं इन सब गांव वालों को मार डालूंगी। वैसे भी मेरे 2 उद्देश्य पूरे होने वाले हैं इनसे। पहला कि मेरा बदला पूरा हो जाएगा और दूसरा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाऊँगी और मेरी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब तक मैं ज़िंदा थी तब तक मैं जवान और खूबसूरत बनी रहना चाहती थी, लेकिन मरने के बाद मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहती हूँ, अपनी शक्तियों को अर्जित करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं बन जाऊँगी सबसे शक्तिशाली चुड़ैल। ज्ञानेंद्र जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है तू बन पाएगी सबसे शक्तिशाली चुड़ैल? तभी नयनतारा ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं बन पाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है और तुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी हूँ। तभी ज्ञानेंद्र जी ने कहा, मेरे मंत्रों की शक्ति के आगे तू कमज़ोर पड़ गई, तभी तू चुपचाप उस गोल घेरे में आकर खड़ी हो गई है और तू अभी भी इस बात पर घमंड किए हुए है कि तू इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। आज तू नहीं जानती कि मैं यहाँ तेरी मुक्ति के लिए आया हुआ हूँ। मैं तुझे वापस इस पेड़ से बांधूंगा नहीं, बल्कि तुझे इस दुनिया से मुक्त कर दूंगा। वो गुस्से में चिल्लाने और गुर्राने लगी और कहने लगी, नहीं, मुझे आज़ाद नहीं होना है, मुझे मुक्त नहीं होना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर रहना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। महंत जी ने लगातार मंत्रोच्चार करते हुए उसके ऊपर जल छिड़क दिया और उसके फिर पवित्र भभूत छिड़क दी। गंगा जल और पवित्र भभूत के छिड़के जाने की वजह से वो तड़पने लगी। ज्ञानेंद्र जी ने ऐसा लगातार कई बार किए जाने की वजह से वो कमज़ोर पड़ते पड़ते वहाँ से एक धुएं की तरह उड़ गई और इस वक्त वो मुक्त हो चुकी थी।
से ही उस चुड़ैल को मुक्ति मिली, वो जंगल जो कि बहुत भयानक लग रहा था अचानक से एक शांत वातावरण में बदल गया। वो बरगद का पेड़ जो सूखा हुआ वहाँ पर खड़ा था, अचानक से आग की लपटें उसको जलाने लगी। साहिल ने उस आग की रोशनी में देखा था कि गौरव और न जाने कितने सारे लोगों के वही सूखे हुए शरीर उस बरगद के पेड़ से लटके हुए थे और इस वक्त वो इतने ज़्यादा सूखे थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इन लोगों की भूख से मौत हुई हो, और ये मौत आज की नहीं बल्कि कई दिन पहले की हो रखी हो, कि उस पेड़ ने उनकी जान, उनका खून सब चूस लिया था। दोस्त को इस तरीके से जलता हुआ देखकर साहिल की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। तभी साहिल के पापा उसके पास आए और उसे सहारा देते हुए बोले, बेटा तुम परेशान मत हो, गौरव की आत्मा को शांति मिल गई है, हम वैसे भी उसे वापस नहीं ला सकते, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी सिरे पर शुरू करना होगा, आप इस तरीके से ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते। के बाद अगले दिन वो सभी लोग घर वापस आ गए और साहिल ने अपना सामान वापस पैक करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दिनेश ने भी अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया। उन्हें गौरव की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। साहिल को महसूस हो रहा था कि उनकी एक छोटी सी गलती, वो जंगल एक्सप्लोर करना उन लोगों पर कितना भारी पड़ गया था। हालांकि उन्होंने गाँव वालों को ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई थी। साहिल के पापा उसके पास आए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम परेशान मत होना, और हाँ, दोबारा इस तरीके से कभी किसी भी जंगल में अनजान जगह पर मत जाना। जैसे ही साहिल ने अपने पापा की ये बात सुनी, वो हैरानी से उन्हें देखने लगा। तभी उसके पापा ने कहा, हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि तुम तीनों उस जंगल में गए थे, क्योंकि मैंने तुम्हारे फ़ोन में उस जंगल की और उस बरगद के पेड़ की फ़ोटो देख ली थी, और इसीलिए मैंने उस जंगल में किसी भी इंसान को जाने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बरगद के पेड़ की चुड़ैल आज़ाद हो चुकी है, और अगर वो आज़ाद हो चुकी है तो वो उस जंगल में जाने वाले किसी भी इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद साहिल दिल्ली वापस आ गया, लेकिन उसे वो हादसा आज भी बहुत ज़्यादा डराता है। आज भी गौरव को याद करके उसकी आंखों में नमी आ जाती है। तीनों दोस्तों की एक छोटी सी उत्सुकता, एक छोटी सी भूल ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली थी, और साहिल इस बात से आज भी उबर नहीं पा रहा था। साहिल कभी भी गांव नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने दिल्ली में ही एक घर ले लिया और अपने मम्मी पापा को जिद करके वहीं बुलाने लगा। लेकिन उसके मम्मी पापा ने कहा कि वो उनकी पैतृक संपत्ति है, वो उस जगह को छोड़कर नहीं आ सकते। लेकिन साहिल के बहुत जिद करने के बाद उसके मम्मी पापा दिल्ली शहर में ही उसके साथ रहने लगे। अब वो लोग गांव कभी भी नहीं जाते। उसके अखिल भैया की शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी साहिल उस बात को नहीं भूल पाया है, और आज भी जब भी वो उस बात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और गौरव को याद करके उसकी आंखों में एक अलग ही नमी तैर जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी उन 3 दोस्तों की जिन्होंने जंगल को एक्सप्लोर किया और उसके बाद उनकी जीवन में आ गई एक के बाद एक मुसीबतें। तो वैसे भी खतरनाक जगह माना जाता है, इसीलिए जंगल से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। थैंक यू, कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी रियल स्टोरीज़ या फिर रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। थैंक यू।